भांग का उपयोग नशे के लिए नहीं किया जा रहा है, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? 0.3% THC से कम की जो विजया है इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से वो इंडस्ट्रियल है, वो औषधि नहीं है। चाइना 75% ऑफ इंडस्ट्रियल हेम्प ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। कि लोगों के मन में एक भ्रम है, एक भ्रांति है कि उत्तराखंड ने भांग के कृषिकरण को लीगलाइज्ड कर दिया है। जिस भांग का कृषिकरण का अनुमति है वो इंडस्ट्रियल हेम्प है। उत्तराखंड के जो भांग के कृषिकरण के नियम है, जो पॉलिसी कहती है, उस पॉलिसी में क्या वो इंडस्ट्रियल हेम्प के बीज को बाहर से लाने की अनुमति देती है? बाहर से बीज लाना हमारा NBPGR के नियमों के तहत होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। क्वारंटाइन और ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर हमको अपनी संस्कृति को बर्बाद करना है, अपने ज्ञान को बर्बाद करना है, तो जो करना है वो करो। नमस्कार, आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं श्रीमान सचिन अवस्थी जी से। स्वागत है सचिन जी आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं और जीवन एकदम संघर्षपूर्ण रहा और संघर्षता के साथ साथ आपने बहुमुखी अनुभवों को भी प्राप्त किया, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण हो या पढ़ाई लिखाई हो या फिर सामाजिक सरोकारों के लिए राजनीतिज्ञों के साथ काम करना हो या और बातें हों। पिछले लगभग 4-5 दशकों में आपने जीवन के अलग अलग अनुभव प्राप्त किए। 2019 से आप एक बहुत ही उपयोगी पौधे की तरफ लग गए, जिसे हम कैनाबिस बोलते हैं या विजया बोलते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से उसे विजया कहा जाता है, आयुर्वेद के नाम से। भांग पॉपुलर उसका नाम है। पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में एक चर्चित पौधा है। अलग अलग गुणों के कारण लोग कहीं तो इसकी खेती की वकालत कर रहे हैं, कहीं इसके उपयोग की वकालत कर रहे हैं। अगर रोगों की दृष्टिकोण से बात करूं मैं, तो कैंसर और पेन मैनेजमेंट के लिए इसको लेकर के काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी पॉलिसीज की बात हो रही है। लेकिन दुखद बात यह है कि NDPS, जो मादक पदार्थों से रिलेटेड जो अधिनियम है, उस कानून के तहत इसका सार्वजनिक रूप से, खुले रूप से, शरेआम इसका उपयोग वर्जित है। इस कारण से इसमें काफ़ी सारी समस्याएं भी हैं। तो लगभग पिछले 7-8 सालों से आपके जो अनुभव रहे हैं, आप बहुत शिद्दत से इसमें काम कर रहे हैं। तो पहले तो ये मैं जानना चाहूँगा कि इतनी जीवन की यात्रा होते होते, चलते चलते अचानक विजय की तरफ क्यों आपका ध्यान गया? क्यों आपने सोचा कि मुझे इस पे काम करना चाहिए? भोले बाबा की कृपा है सर। हम कुंभ गए हुए थे 2018-19 साल। वहां एक वैद्य मिल गए। उनने बताया कि घुटने के दर्द का एक ही इलाज है और अच्छा इलाज है। तो पूछा हमने क्या, तो बोले विजया। वहां एक और भी बंदा था, उनको उनने वो दवाई दी। 3-4 दिन साथ में थे वो हमारे। हमने उनकी रनिंग स्टाइल देखी। पहले तो चल नहीं पा रहे थे, फिर वो दिन में 2 बार जाके गंगा स्नान कर रहे। हमको लगा यार ये तो काफी चीज है। हमने उनसे पूछा, अब यूपी में भांग लीगल है, यूपी में आप ठेके से 5 किलो खरीद, 2 किलो खरीद लो, कोई दिक्कत। वहीं खरीदी, वहीं दवाई बनी, लौट के आए पिताजी को दी। पिताजी हमारे बड़ी मुश्किल से चलते थे, मतलब चलते तो थे पर उतना अच्छे से नहीं। उनका पैर काफी दर्द कम हो गया, काफी खत्म हो गया। उनको आराम हुआ तो उनको ठीक लगा। फिर उनके चेहरे का ग्लो बढ़ने लगा। फिर ऐसा महसूस हुआ कि ये ज्यादा फिट हो गए। खुशी हुई। माता जी से बात की। हमारी माता जी बॉटनी की प्रोफेसर रही है, प्रिंसिपल होकर रिटायर, हायर सेकेंडरी स्कूल से। उन्होंने बताया मुझे ये पौधा बहुत काम का है। तो ऐसे ही उस समय वो मोदी जी का चल रहा था, स्टार्टअप इंडिया और ये सब जमाने भर की चीजें। तो कोई बहुत काम थे नहीं पास में। तो हमने माता जी से पूछा, हमने मम्मी कर लें इसको? बोले कर लो।
तो हमने बोला आप ओनरशिप लोगी काम की? बोले मैं तो नहीं कर सकती। मैंने बोला नहीं, आपके नाम पे करेंगे। कारण ये है कि माता जी का नाम विजय लक्ष्मी है। तो अब वो बेटे की इच्छा थी, तो हाँ बोलिए। हमने एक स्टार्टअप लाया और हम सीधे चले आए उत्तराखंड। हमको पता चला कि यहाँ पे खेती की उन्नति है। हमने बीज बोल दिया कि ले लीजिए, लाइसेंस तो मिल गया। लाइसेंस मिलने के बाद बीज का अब क्या किया जाए, बहुत परेशान। सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रोच की, सॉरी, कुछ लोग थे कनाडा में, उनसे बीज मंगाने के लिए। कलेक्टर लेटर साइन करता था, उसका नॉर्म्स बनाया, कलेक्टर अनुमति देगा। अब वो कलेक्टर साहब ने अनुमति भी दे दी, हमने पेपर भेजा, पता चला वो आ ही नहीं सकता। फिर पता चला कि कुछ लोगों ने बीज लगाए हैं तो वो बीज काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सॉइल और एटमॉस्फेयर और सारी चीजें गड़बड़ हैं। जिसने लगाए हैं उसकी फसल काट दी सरकार ने। चिंतित हो गए, पता किया। जब पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि ये तो बायोडाइवर्सिटी का इश्यू आ रहा है। हम गए गुरुदेव के पास, हमने गुरुदेव से बोला तो ये बड़ी दिक्कत आ रही, बीज नहीं मिल रहे, कृपा हो। बोले बीज बचना चाहिए सचिन। हमको उस समय समझ में नहीं आया कि बीज बचने का क्या मतलब है। तो हमने बोला कैसे? तो बोले रुको, उनके परिकर हैं ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी, उनको बोला कि वो मैंने जो लेटर लिखा था वो लेटर भेजो इसको। उन्होंने वो लेटर भेजा तो हमने उसको पढ़ा। उसमें लिखा था कि बीज जो है उनका संरक्षण होना चाहिए और लोकल बीजों का होना चाहिए। तो फिर हमने और स्टडी की। जब बायोडाइवर्सिटी पढ़ा सर तो समझ में आया कि ये बीज अगर हमारे यहाँ आ गया तो पहाड़ की जो भांग है, जो औषधीय भांग है, वो कन्वर्ट हो जाएगी इंडस्ट्रियल में। इंडस्ट्रियल भांग की कीमत 20 रुपए है किलो और औषधि की 2000 रुपए किलो। तो वो तो किसान भी कोई काम कर नहीं और पूरी बायोडाइवर्सिटी खराब हो गई। तो फिर इसका विरोध स्टार्ट किया। जब इसका विरोध हुआ, आपको मैं यहाँ रोक रहा हूँ। उत्तराखंड के जो भांग के कृषिकरण के नियम है, जो पॉलिसी कहती है, उस पॉलिसी में क्या वो इंडस्ट्रियल हेम्प के बीज को बाहर से लाने की अनुमति देती है? वो ये बोलती है कि 0.3% से कम के प्रमाणित बीज चाहिए। तो क्या उसमें कहा गया है कि बीज बाहर से आ जाए? बाहर से बीज लाना हमारा NBPGR के नियमों के तहत होता है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। क्वारंटाइन और ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। NDPS शामिल है तो शायद बीजों को इंपोर्ट करने की अनुमति भी ना हो। लेकिन उत्तराखंड की पॉलिसी क्या कहती है कि कृषिकरण जो किया जाए वो क्या दवाई के लिए किया जाए, क्या फाइबर के लिए किया जाए? इंडस्ट्री फाइबर के लिए। एक बात दर्शकों को हम स्पष्ट करना चाहते हैं यहाँ पर कि लोगों के मन में एक भ्रम है, एक भ्रांति है कि उत्तराखंड ने भांग के कृषिकरण को लीगलाइज्ड कर दिया है। लेकिन सचिन जी से बातचीत के बाद ये समझ में आ रहा है कि जिस भांग का कृषिकरण का अनुमति है वो इंडस्ट्रियल हेम्प है, वो फाइबर के लिए है, या फिर हमारे स्थानीय जो एक्साइज का नियम है उसके तहत बीज के उपयोग के लिए है। उसका बीज हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक हमें मेडिसिन के पर्पज से, हालांकि उत्तराखंड की पॉलिसी मेडिसिन के लिए, अनुसंधान के लिए अनुमति देती है, शोध किया जा सकता है, शोध के लिए जैसे कुछ विश्वविद्यालयों को या कुछ कंपनियों को इसकी अनुमति दी गई है, लेकिन किसी भी हालत में उसकी कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं की अनुमति नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं ये आपके उसके मुताबिक? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप फाइबर के लिए, या कुछ लोग आजकल मैंने देखा कि कपड़ा बना रहे हैं, बैग बना रहे हैं, इवन घर भी बनाने लग गए हैं, दीवारें भी बन रही हैं, तो उस तरह के फाइबर की अनुमति है। उसमें बड़ी नामचीन कंपनियां इसमें काम भी कर रही हैं। इस तर्ज पे हिमाचल प्रदेश में भी बड़े दिनों से चर्चाएं चल रही हैं। सरकार बहुत गंभीर है, बहुत सारे पॉलिसीज की बनाने की बातें हुई हैं, कोई ड्राफ्ट बना भी है।
और काफ़ी एडवांस केस में सुनते हैं कि ये बातें चल रही है, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ भी अभी तक बात वही इंडस्ट्रियल हेम्प की हो रही है। बिल्कुल। तो अब यहाँ दूसरा सवाल ये उठता है कि जो हमारी स्थानीय वैरायटी है, हमारे यहाँ के स्थानीय जो इसकी विजया के जो प्रजातियां हैं, उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सर, इसमें मैं दो बातें कहूँगा। पहली तो आपने जो बात कही उसी के बीच का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो ये है कि अनुसंधान के लिए जो पॉलिसी बनी है वो औषधि अनुसंधान की बात भी लिखती है। 0.3% THC से कम की जो विजया है इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से वो इंडस्ट्रियल है, वो औषधि नहीं है। 0.3 से कम उसी को इनने रिसर्च के लिए परमिशन दी है। तो उसमें रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। जो भी लोग कर रहे हैं वो पैसा वेस्ट कर रहे हैं, समय वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, यहां जो इंडस्ट्री की बात कर रही है सरकार, उसमें गड़बड़ है सर। उसमें गड़बड़ ये है कि अगर 0.3% THC से हम बोलते हैं तो जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उससे हमारी जो लोकल भांग है उसका DNA खराब होगा, वो भांग बर्बाद हो जाएगी। दूसरा, ये जो इंडस्ट्रियल की बात कर रहे हैं इसमें भी किसी भी तरह का औषधि प्रयोग नहीं है संभव, इंडस्ट्रियल ही संभव। एक प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि जो इंडस्ट्रियल और औषधि को अलग अलग करके देखते हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, जो वेस्टर्न हैं, जो हमारे नहीं हैं, जो आयुर्वेद को नहीं देखते, जो एलोपैथ को देखते हैं या इंडस्ट्री को देखते हैं, उनमें जो नॉर्म्स हैं उसमें इस पेड़ के 2 वेरिफिकेशन है तो 3, पर एक रुद्रालिस है वो कोई काम का नहीं है। एक है सटिवा एल, जो लंबा पौधा होता है और उसमें नशा नहीं होता। दूसरा है कैनबिस इंडिका, वो गुच्छे में होता है, वो झाड़ी नुमा पौधा होता है, उसमें बहुत नशा होता है, वो मेडिसिनल माना जाता है। हमारी जो प्रजाति है पूरे हिमालय की, ये प्रजाति ना सटीवा के अंतर्गत आती है ना इंडिका के अंतर्गत। इसमें सटीवा के समान लंबाई है, सटीवा के समान बीज है, सटीवा के समान तना है और इंडिका के समान औषधीय गुण है। तो ये बिल्कुल डिफरेंट प्रजाति है। अब वो पुराने जो नॉर्म्स हैं जो वहां से आए हैं, जो वो रिसर्च वाले कहते हैं, उसको हम मान लेते हैं और उसको रख लेते हैं। हम अपने पौधे की, अपने यहाँ की जो वैरायटी है उसको हमने देखा ही नहीं है। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। हमारा जो पौधा है, इस एक पौधे से दोनों काम हो सकते हैं, औषधि भी और फाइबर भी। औषधि का काम हो रहा है, इन्हीं पौधों से दवाइयां बन रही हैं और इन्हीं पौधों से वो जूते बना रहे हैं, जैकेट्स बना रहे हैं। हाँ, तो इंडस्ट्री का काम भी हो रहा है, इन्हीं पौधों से ईंट बन रही है। तो हमारा जो पौधा है ये वर्सेटाइल पौधा है, दोनों वैरायटी का एक पौधा, इसलिए इसकी कीमत ये अमूल्य है। और इसीलिए हम इसको ना कैनबिस सटिवा बोलते हैं, ना इसको हम कैनबिस इंडिका बोलते हैं, हम इसको विजया बोलते हैं। जो हमारे अथर्ववेद में 5 पवित्र पौधे बताए गए हैं उसमें एक विजया का पौधा है, वो ये पौधा है। तो पॉलिसी बनाने में जो प्रॉब्लम है वो रूट कॉज ये है कि आप पौधे को ही नहीं समझे, सरकार उसको ही नहीं समझी। फिर हमको पॉलिसी क्यों बनाना है ये तो क्लियर होना चाहिए। क्या हमको रोजगार बढ़ाना है? उत्तराखंड में तो पलायन रोकना, रोजगार बढ़ाना, पूरे देश में सर्कुलर इकोनॉमी। अमित शाह जी का डिपार्टमेंट चाहता है सहकारिता भी बढ़े। AI के आने के बाद लोग वापस आ रहे हैं, वो एक नए तरह का चाउस क्रिएट कर रहे हैं। तो उनको आप क्या दोगे? जो उनकी वहां कमाई थी उसके आधी भी मिले तो ठीक है भाई, घर में है, पर उतनी भी आप नहीं दे पाओगे। किसी के पास 2 नाली जमीन है, किसी के पास 4 कनाली जमीन है, वो उसमें गेहूं खेती थोड़ी कर पाएगा, चावल थोड़ी लगा पाएगा। तो एक हाई वैल्यू क्रॉप चाहिए। हाई वैल्यू क्रॉप ऐसी चाहिए जो जल्दी बढ़ती हो, जल्दी देती हो।
तो इसके लिए भांग जो है साल में 2 बार फसल देती है। अगर हम बहुत अच्छे से काम करें तो 3 बार भी ले सकते हैं। तो ये हाई वैल्यू क्रॉप भी है और साथ में ये 3 बार 2 तो बार। क्या जो उत्तराखंड की नीति बनी है या और जगह पे काम हो रहा है, तो क्या ये लोकल स्पीशीज की डाइवर्सिटी को देखा नहीं जा रहा है? बर्बाद किया जा रहा है। मैं खुल के बोलता हूँ, बर्बाद किया जा रहा है। देखने का मन भी नहीं है किसी का। और जितना काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कौन किसकी उसमें हो रहा है, वो समझ में ही नहीं आता है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी के जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, ना वो कहीं फॉलो हो रहे हैं, ना कुछ भी चल रहा है। एक पॉलिसी बन गई है, उस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। नहीं, बट बायोडाइवर्सिटी के नियम के तहत तो अगर कुछ भी बाहर से अगर आना है, मान लीजिए अगर कोई 0.03% से नीचे वाले जो भी स्पीशीज लगाने हैं, अगर आप यहाँ नहीं है, कहीं बाहर से लाने हैं, तो उसके लिए तो रोक लगाने के लिए उपयुक्त नियम है। उनके बगैर आप कोई भी ऐसा मोनोकल्चर प्रमोट नहीं कर सकते हो। आप किसी भी इलाके की, किसी भी प्रदेश की जैव विविधता से हस्तक्षेप नहीं कर सकते हो। उसके तो नियम लेट डाउन है ऑलरेडी। सब नियम सबके हैं, पढ़ना कौन चाहता है? बायोडाइवर्सिटी के लिए जो परमिशन देता है वो आदमी बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का होता है, कलेक्टर नहीं होता। नहीं, चलिए इस विषय पे बहस नहीं करते ज़्यादा, लेकिन मुझे बताइए, मैं कल ही देख रहा था कि लगभग 150 कंपनियां इस देश के अंदर विजया के प्रोडक्ट्स को बेच रही हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मैं देख रहा था, मैं दिखा सकता हूँ आपको सैंपल भी यहाँ पर। काफ़ी सारे तो आयुष के लाइसेंस के भी हैं, और अदरवाइज भी ऑनलाइन भी। आप जिस जगह पे ठहरे हैं, यहाँ से क्रो फ्लाई में मुश्किल से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, 500 मीटर भी नहीं होगा, वहाँ पर एक ऑनलाइन एक महिला एक शॉप चलाती है, ऑनलाइन सारे प्रोडक्ट्स वो बेचती है। वो सब कैसे बिक रहे हैं? वो किस नियम के तहत बिक रहे हैं? सर एक्चुअली क्या है, भांग के जो नियम है वो उसमें इतने पेज हैं और ये इतने डिपार्टमेंट के अंदर फंसा है दोनों कि कुछ भी चल रहा है। वैसे ये जो बेच रहे हैं प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट 2 तरह के प्रोडक्ट हैं। एक है इंडस्ट्रियल हैंड के प्रोडक्ट, वो तो समझ में आता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आयुष के जो सब्जेक्ट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट आयुष की दवाई बनाने की अनुमति देती है। जितने प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं सब मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, और वहां पे सरकारी ठेके से, मतलब सरकारी गोदाम से इन लोगों को पत्तियां मिलती है। उन पत्तियों से ये एक्सट्रैक्ट करते हैं, चीजें बनाते हैं, काम करते हैं। उन पत्तियों का प्रॉब्लम ये है कि वो पत्तियां जहां से कलेक्ट होती हैं वो जंगल है, खेती तो होती नहीं है इसकी। तो जंगल से जो पत्तियां होती हैं उसमें हाथी की लीद से लेके, लेंटाना से लेके, गाजर घास से लेके सब साथ कटता है, और जब सूख जाती है पत्ती तो समझ में नहीं आता। गेंदे का फूल तो इतना कॉमन है कि आप पत्ती ऐसे उठाओगे, इसे सूंघोगे तो आपको गेंदे की खुशबू आ जाए। तो जो आ रहा है वो आयुष के स्टैंडर्ड का नहीं। वो हमारी चिंता क्यों है? आने दीजिए। हाँ, अगर अगर भांग में कूड़ा आ रहा है और उस कूड़े से कुछ कूड़ा बिक रहा है बाजार में, तो बिकने दीजिए, क्या दिक्कत है? वो हमारी चिंता क्यों है? हेल्थ का इशू है सर। वो हमारी चिंता क्यों है? वो अगर कोई गलत काम कर रहा है, अगर प्रोडक्ट कोई गलत बाजार में बिक रहा है, तो बिकने दीजिए ना। ये तो ठीक है सर, इसमें कोई मुश्किल नहीं। जब बेचने वाले को शर्म नहीं है, खरीदने वाले को शर्म नहीं है, और हालांकि इसका अपवाद ये भी है कि जहां तक रॉ मटेरियल की क्वालिटी का सवाल है, भारत सरकार, खास करके हमारे आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा जी, उनके साथ में पूरी टीम, हम लोग यहाँ क्वालिटी कंट्रोल की तरफ बहुत काम कर रहे हैं। रॉ मटेरियल की क्वालिटी को देखने के लिए बहुत अच्छे पैरामीटर इन प्लेस है। सर एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मैंने 2 काम बहुत अच्छे किए हैं इस काम। पहला काम किया है, फसाई का जो बीज है उसको मैंने जो भांग का बीज है उसको फसाई में रजिस्टर करा। उसको रजिस्टर कराने से एक रात में भांग के बीज की कॉस्ट 5 गुना बढ़ी है। उससे वहां के किसानों को और वहां के जो संग्राहक है उनको भयंकर काफी फायदा। आपके हिसाब से अगर मध्य प्रदेश की बात करूं मैं, तो भांग के पत्तों के और बीज की कलेक्शन की व्यवस्था में कितने लोग शामिल होंगे? एक खंडवा में डिपो है बस।
डिपो एक ही है। हाँ, एक। कहाँ कहाँ से आता है मटेरियल वहाँ पे? पंजाब से आता है, यहाँ उत्तराखंड से जाता है, और मध्य प्रदेश से भी कलेक्ट होता है? मध्य प्रदेश से नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश के कलेक्शन नियम भांग की कलेक्शन को अनुमति नहीं देते हैं। वहाँ भांग ऐसी है। नहीं, जब ये नारकोटिक्स में आता है तो उत्तराखंड और पंजाब कैसे बेच सकते हैं इसको, जब मध्य प्रदेश खुद नहीं कलेक्ट कर सकता? कभी इस बारे में सोचा आपने? हाँ सर, एक्चुअली हुआ क्या है सर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है एमबीपीएस में, उसमें स्टेट को पावर्स दी गई। यही पावर्स दिए गए बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही यूएस का सिस्टम है। जब उनने पावर दिए तो हर स्टेट ने अपने हिसाब से नियम बनाए, कुछ स्टेटों ने नहीं बनाए। जैसे नहीं, लेकिन हर राज्य में अभी तक उत्तर प्रदेश को छोड़ के जहाँ डिपो हैं, ज्यादातर राज्यों में स्थिति क्लियर नहीं है, बहुत क्लियर स्टैंड नहीं है स्टेट्स का। सर मैं आपको बताता हूँ, उत्तराखंड में उगाने की अनुमति है, उगा कोई नहीं पा रहा, ये अलग बात है। उगाने की, लेकिन इंडस्ट्रियल के लिए हाँ है ना, काटने की अनुमति है, बेचने की अनुमति है, खाने पीने और दवा बनाने की अनुमति नहीं है। ऐसे ही हिमाचल में उगती भी है, पर यहाँ बीज के लिए आप बात करो तो बोलते हैं एक्साइज में जाके परमिशन लेके आओ। बीज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि बीज लीगल है, कोई परमिशन की जरूरत नहीं। हमारे बीच तो खुलेआम बिकता है, हिमाचल उत्तराखंड के बॉर्डर पे है। हाँ, पर जब उसको पैकेजिंग के लिए आप चाहते हो हाँ, तो एक्साइज बोलता है, कहीं एनसीबी बोलता है कि पहले हमारे पास आओ, हमसे अनुमति लो। कोई लॉ नहीं है। इस तरह की जो चीजें हैं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और वो इसलिए है। चलिए सचिन जी, बात ये समझ में आती है, आपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण वर्ष इसमें लगाए हैं, आप इसकी एक एक निटी-ग्रिटी को समझते हैं, आप इसकी बारीकियों को समझते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि इस सारे झमेले को समझते हुए सचिन अवस्थी अब क्या करना चाहता है? सर हमारे मन में जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि किसी भी तरीके से आयुष को शुद्ध भांग मिले, और जो इंडस्ट्री चल रही है, जो 150 लोग आप बता रहे हैं, इनमें किसी का भी बैलेंस शीट आप चेक कर लीजिए, प्रॉफिट में नहीं है। मैं इंडस्ट्री में था, मैंने स्टार्टअप रजिस्टर कराया, मैंने स्टार्टअप बंद कर दिया, मैंने कंपनी बंद कर दी, सिर्फ इसीलिए कि नॉर्म्स ऐसे नहीं है कि हम काम कर सकें। नहीं, लेकिन मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं अगर 150 इंडस्ट्री हिमाचल की बात करूँ तो मेरे यहाँ लगभग 40-50% ऐसे हैं जो 10 करोड़ से ऊपर के टर्नओवर में है। 8-9 कंपनियां तो हमारी ऐसी हैं जो 400-500 करोड़ के टर्नओवर में है। क्या बना रही? आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रही है, और लगभग से? नॉट भांग तो इंग्रेडिएंट में मान ही नहीं रहा हूँ अभी तक। ना वो आप आयुष की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं आयुष की बात कर रहा हूँ। मैं भांग की बोल रहा हूँ। हाँ, भांग पे जितने लोग नहीं, भांग को तो किसी ने लाइसेंस ही नहीं दिया कि तुम सिर्फ अकेले भांग के ऊपर बनाओ प्रोडक्ट, है ना सर। नहीं, लाइसेंस तो जबरदस्ती लिया ना आपने, मतलब उस कंपनी ने जबरदस्ती लाइसेंस दिया। सरकार ने तो इनकरेज नहीं किया कि भाई हमारी योजना आ गई है तुम भांग पे प्रोडक्ट बनाओ, ऐसा तो नहीं है ना। तो अगर वो घाटे में जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, तो उनको जाने दीजिए घाटे में भाई। जब क्योंकि अब 150-200, हाँ, वो 150 कंपनियां जिनका मैं जिक्र कर रहा था जो प्रोडक्ट बना रही हैं, वो तो उनका अपना इनिशिएटिव है। देखिए, वो कहीं ना कहीं पे नियमों का उल्लंघन तो है ही, कहीं ना कहीं पे तो उल्लंघन कर रहे हैं, कहीं पे वो आयुष लाइसेंस का मिसयूज कर रहे हैं। हर आदमी नहीं कर रहा। जो आदमी सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन बना रहा है मध्य प्रदेश में बैठ के, जिसका कोई वो नहीं है कि मटेरियल कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, वो तो लीगल है और वो लीगली काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हालत खराब है, उसका रीजन है सर। तो उसकी चिंता क्यों करें हम? देखिए, जब सरकार ने कहा कि भाई ये पौधा एनडीपीएस में आता है, तो उस इंडस्ट्री की फिक्र क्यों करें हम? वाई? आप मुझे समझाइए इस बात को। सर अफीम की चिंता क्यों करते हैं? कहाँ कर रहे हैं? कोई सरकार को चिंता नहीं है। करना है। सरकार ने नियम बना दिए, नियम के तहत सब हो रहा है। इसके तो नियम ही नहीं बनाए ना सर, इसके नियम ही नहीं है ना सर। दिक्कत तो ये क्या है आप समझिएगा, हमारा जो दर्द है वो दर्द सिर्फ भांग का पौधा से पैसा कमाना नहीं है। हमारा जो दर्द है कि भांग क्या करती है, कितना करती है, और उससे सोसाइटी को, पर्यावरण को, देश को, राष्ट्र को क्या मिल सकता है। सोसाइटी को क्या मिल सकता है?
सर 1 एकड़ की खेती में एक फसल 5 से 8 लाख रुपए देगी, बिना पत्ती बिना फूल के। कौन खरीदेगा? जितना आप उगाओगे। सरकार अनुमति नहीं देगी? क्यों नहीं देगी? पत्ती और बीज तो फ्री, पत्ती बोल रहा हूं। पत्ती पे तो रिस्ट्रिक्शन है। पत्ती पे रिस्ट्रिक्शन, वो बीज। डंडी और बीज तो फ्री है, फाइबर और हर्ड। लेकिन उसकी खेती की अनुमति नहीं देंगे, फिर कौन सा स्टेन उगाओगे आप? कौन सा कल्टीवर, कौन सी वैरायटी लगाओगे? जो लोकल है। आप एक बात बताइए सर, मेरे को बताइए, उत्तराखंड हिमाचल सरकार के पास क्रंच है फंड्स, तनख्वाह नहीं मारने वाली। आपके यहाँ इतनी भांग उग रही है, इसी को कटवा के अगर आप बेच दो प्रॉपर वे में, अपने गोदाम से बेचो ना, तो अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है। तो क्या आप इतने दिनों से इसमें विषय में लगे हुए हैं, तो क्या कभी प्रदेश सरकार में किसी अधिकारी, मंत्री या किसी शासकीय इसमें गलियारे में कभी चर्चा हुई आपकी किसी से? कोई कोशिश हुई है ऐसी? उत्तराखंड में हुई है, हिमाचल में नहीं हुई। हिमाचल इसलिए नहीं हुई क्योंकि हिमाचल आना बहुत कम होता है। उत्तराखंड में हुई है। चलिए हम वापस उसी सवाल पे आते हैं। सचिन अवस्थी क्या करना चाहते हैं? सचिन अवस्थी आज की डेट में सर जर्म प्लाज्म जो हमारी है, फिनोटाइप जीनोटाइप, उसकी व्यवस्था देखना है, एक सीडीपी डेवलप करना है जिसमें सारे लोग मिलके एक। सीडीपी का मतलब क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो आपने कहा कि हम जो विजया के दुर्लभ किस्म के पौधे हैं, है ना, आप उनको बचाना चाहते हैं, उनका संरक्षण करना चाहते हैं, ये आपका एक सीधा एक एम है। और उसके साथ साथ आप दूसरा क्या बोला आपने? क्लस्टर बनाना चाहते हैं। क्लस्टर इसलिए है सर क्योंकि जब तक, मुझे एक बात बताइए, क्लस्टर बनाइए, आपको मान लो सरकार ने अनुमति भी दे दी और ये सब कर दिया, ये कैसे इंश्योर किया जाएगा कि आपने क्लस्टर बना दिया है और उसका भांग का उपयोग नशे के लिए नहीं किया जा रहा है? ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? सर इसको सुनिश्चित करने के बहुत सारे तरीके हैं। बड़ा थंब रूल बताएं तो ये सबसे पहला तरीका ये है कि अफीम उगती है मध्य प्रदेश में। अफीम के आप वो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, एनसीआर, उसमें देख लीजिए, अफीम के केसेस आपको मध्य प्रदेश में नहीं मिलेंगे, वो वहां कंट्रोल्ड है। अफीम का जो रेट है 2200 से 2500 रुपए किलो खरीदती है सरकार और उसको दवा कंपनियों को देती है। जब आप एलोपैथी के लिए दे सकते हो तो आयुष के लिए देने में आपको क्या तकलीफ है? मेरा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आयुष आपकी प्रायोरिटी में नहीं है क्या? तीसरा प्रश्न, जो चीजें चल रही, अभी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया, बीआईएस में डाल दिया भांग को, वो हम नहीं लिखा पड़ी, बीआईएस में चला गया। बीआईएस में जाने से ये फायदे तो हुए पर रॉ मटेरियल ही नहीं है, उस स्टैंडर्ड का रॉ मटेरियल मिलेगा ही नहीं आपको, आज नहीं तो कल आपको करना है। तो हिमाचल इसलिए बेहतर है कि हिमाचल में भांग आम उगती है सर, आम उगती है। आप सरकारी इंस्टीट्यूशन में उगा लो, सरकारी इंस्टीट्यूशन में रिसर्च की अनुमति दे दो, जो पत्ते बचते हैं उन पत्तों को सब दवा कंपनियों को देना। बहुत सारी दवा कंपनी ऐसी है जो सरकारी है, उनको दे देते हैं, हम दूसरों को नहीं देंगे। तो कम से कम एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस तो स्टार्ट हो सर। जो यूएस में 4 पेटेंट हो गए, यूएस में $67 बिलियन का मार्केट क्रिएट हो गया। चाइना 75% ऑफ इंडस्ट्रियल हेम्प ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करता है। हम पीछे हैं ना सर, हमको 5 ट्रिलियन चाहिए ना। आप फल में काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, आप किसी और चीज में काम कर रहे हैं, हर जगह सैचुरेशन है। ये तो ग्रीन फील्ड है ना सर, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। जिस दिन से अगर 100 रुपए भी आएगा तो वो आपकी जीडीपी में जुड़ेगा। अगर 100 रुपए का भी राजस्व आता है हिमाचल गवर्नमेंट को, तो वो तनख्वाह बांटने में काम आएगा ना सर। अब रह गया कि उस पर निगरानी कैसे करना है। तो पहली तो हमने थंब रूल वाली बात बताई कि जो मध्य प्रदेश का जो अफीम का नियम है, यूपी में भी है, उसको आप इंप्लीमेंट कर दो। अगर वो भी नहीं चाहिए तो हम आपको उससे भी एडवांस देते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, कैमराज है, आज के समय में आप पड़ोसी थाने में लगभग, और
आप मत करवाओ पुरुषों से काम, आप महिलाओं की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ, वो तो नशे की विरोधी होती हैं, वो तो कर सकती है। आप फौजियों की करवाओ, उत्तराखंड में हिमाचल में बेहिसाब फौजी हैं, वो उन पे तो विश्वास कर सकते हैं। तो अगर रास्ता खोलने का मन है, अगर ये नहीं बना लिया, पूर्वाग्रह नहीं हो गया, तो हो जाएगा सब ठीक। पर अगर पूर्वाग्रह बना लिया और वही मानसिक गुलामी चल रही है जैसी पुरानी चल रही थी, तो फिर कुछ नहीं होना। यूएस ने इसको बंद कराया, यूएन में 1961 का सिंगल नार्कोटिक कन्वेंशन हुआ। आज यूएस में $67 बिलियन का मार्केट कैसे है, जिसने बंद कराया उसने कैसे खोल लिया? और आपके यहाँ ये पौधा 5000 साल से इस पे क्लिनिकल ट्रायल हुए सर, 5000 साल से लोग खा रहे हैं भांग की औषधि और उनको कुछ नहीं हो रहा। ये क्लिनिकल ट्रायल नहीं है तो क्या है सर? अब उस पर फिर से क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। शास्त्रोक्त में, आयुष में आपका डिपार्टमेंट है सर, आपके डिपार्टमेंट में 191 तरह की दवाइयां बनती हैं सिर्फ आयुर्वेद की। इसको भूल जाओ आप, यूनानी को, सिद्धा को, दूसरों को भूल जाओ। सिर्फ आयुर्वेद में 191। अगर किसी पैथी में से 191 दवाई आप निकाल लो तो क्या लॉस होगा उसका आप खुद विचार करो। दूसरा एक और पॉइंट ऑफ व्यू है, ये उत्प्रेरक है, ये कैटलिस्ट है आयुर्वेद में। अगर आपने कैटलिस्ट निकाल लिया तो क्या बचा? 1955, 52 से 54 से आज तक आप जितने लॉज बने हैं आप देख लो, आयुष को हर जगह पे। अभी बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ी, जो काम वो करते हैं वो एलोपैथी 50 साल से कर रही है और उनको कोई नहीं रोक रहा। तो अगर हमको अपनी संस्कृति को बर्बाद करना है, अपने ज्ञान को बर्बाद करना है, तो जो कर रहा है वो करो भाई। ठीक है, तो सचिन जी ने जो वाच किया, जो बोले यहाँ, उनका मतलब ये हुआ कि विजया को आयुष की चिंता के लिए, आयुष की औषधियों के लिए, उसको बचाने की, उसको संरक्षित करने की, उसको मुख्य धारा में लाने की सख्त आवश्यकता है। मैं रिक्रिएशनल की बात, अगर मैं डिमांड की बात करूं, रिक्रिएशनल भूल जाइए, वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री में मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिमांड करूं, मैं बात करूं आपसे, तो कुछ अंदाजा है आपको कि भारत में इसकी कितना बड़ा बाजार है? सर मैं सिर्फ एक बीमारी की बात करता हूं, बीमारियां तो 50 साल 70 होंगी जो भांग क्योर करती है। मैं सिर्फ एक बीमारी की बात करता हूं, IBS, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम। इसको हिंदी में, संस्कृत में संग्रहणी है। इसमें एलोपैथी में एक भी दवा नहीं। और हिंदुस्तान में आज के समय में फास्ट फूड, जंक फूड, इसके कारण ये भयंकर है। अगर सिर्फ उतने ही लोग मिल जाएं जिनको IBS है, वो इनकी दवाई का उपयोग करने लगे, तो ये सर 1000 करोड़ का मार्केट है। तो अगर ये लगता है कि कितना मार्केट है, तो मैं हिमाचल के लिए आपसे कहता हूं 3 साल में 25 से 30,000 करोड़ का, सॉरी 2500 से 3000 करोड़ मार्केट डेवलप हो जाएगा। और उत्तराखंड अगर इसका हब बन गया, हिमाचल अगर इसका हब बन गया, तो वर्ल्ड की बेस्ट भांग है। औषधि में हिमाचल जो करेगा उसकी आपको मैं कल्पना नहीं की। पर एक इसमें इफ है, अगर आपने बाहर की कंपनियां बुलाई, उनसे काम कराया, तो वही होगा जो बद्दी में हो रहा है कि जब तक छूट मिल रही है तब तक काम कर रहे हैं, नहीं तो शिफ्ट कर जाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको वहीं के लोगों को काम देना चाहिए। वहीं के लोग खेती करेंगे, वहीं के लोग सेमी प्रोसेस्ड बनाएंगे। कंप्लीट प्रोसेस तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व है। फाइबर निकाल रहा है कोई, तो फाइबर निकाल लेगा, वूल बना के देते। बहुत कोई ज़्यादा समझदार हो गया, ज़्यादा अच्छा पढ़ा लिखा आदमी वापस आ गया तो धागा बना दे। अगर दवाई बनाना है तो वो पत्ती पीस के दे दे, या कोई छोटा मोटा मेडिसिन बना ले, उसकी ब्रांडिंग कोई और कर ले। तो इसके लिए CDP का विचार है कि CDP पे अगर हम काम करेंगे तो हम भांग की CDP बना रहे हैं, उसमें हम इंडस्ट्रियल पे भी रिसर्च कर पाएंगे, इस पे भी कर पाएंगे, इसको भी, इसके भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम कर पाएंगे उस पर। और सर सबसे बड़ी बात है कि 25,000 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। इसके जो वर्टिकल्स हैं उसकी कल्पना नहीं कर सकता आदमी। बायो इथेनॉल छोड़ दीजिए सर, मैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट की बात करता हूँ। ग्राफीन का नाम सुना?
ग्राफीन इस समय भयंकर मार्केट में है। ग्राफीन इससे अच्छी किसी की बनती नहीं, और सबसे अच्छी स्टेरॉइड की बनती है। और कैसे बनती है? डंडी से। तो इसके जो उपयोग हैं वो अनंत हैं। और हम तो एक बात बोलते हैं, जो चीज हमारे धर्म में भगवान को चढ़ती है उस या तो सुपर फूड है या सुपर औषधि है, तीसरी चीज नहीं है। इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर कभी समय मिलेगा तो बताएंगे कि शंकर जी को क्यों चढ़ती है, क्या कारण है। ये तो छोड़ दीजिए सर, मैं तो क्वेश्चन करता कि सरकार ने इसको बैन कैसे किया। जब संविधान कहता है कि आप किसी भी चीज में, किसी भी धार्मिक पूजा पद्धति में सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो शिव पुराण में, विष्णु पुराण में इसका वर्णन है। और महाकालेश्वर और विश्वनाथ बाबा में रोज सवेरे उनका लेपन होके पूजा होती है। तो बाकी के 8 ज्योतिर्लिंग जो हैं, क्या उनने कोई पाप कर दिया? चलिए साथियों, बहुत सुंदर चर्चा रही। और सचिन जी ने लास्ट में जो इसे सनातन से, हिंदू से जोड़ने का जो एक कोशिश की है, एक प्रयास किया है, हमें दिखाने की कोशिश की है, वो चिंता का विषय है, उस पर विचार होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि केवल मात्र विजय नहीं है। हमारे आयुष की, आयुर्वेद की सूची में और भी ऐसे नशा और अनुपयोगी कह लीजिए, खतरनाक विष वाले पदार्थ हैं जिनका उपयोग होता है। निश्चित रूप से उनके शोधन की प्रक्रिया अपनाई जाती है और वो इसमें भी अपनाई जाती है। हाँ, वत्सनाभ है, दूसरे और काफी सारे, एक हमारी लिस्ट सूची अलग से है। तो आज के कार्यक्रम को हम यही विराम देंगे, ये सोच के साथ में कि आगे आइए चर्चा करते हैं। और ये विषय इतना उपयोगी है कि जिसमें आजीविका भी जुड़ी है, स्वास्थ्य भी जुड़ा है और लोगों का मानसिक स्वास्थ्य भी जुड़ा है। और जैसे आपने कहा, क्लस्टर, किसान, सबके लिए इसका कोई ना कोई उपयोग अवश्य है और हम इसे आगे बढ़ाएं। तो सचिन जी, आप कुछ और कहना चाहें लास्ट में? मैं सर 2 चीजें आपसे, पहली ये है, इस पौधे का पर्यावरणीय उपयोग समझना चाहिए। G20 के SDG प्रोग्राम में ये पौधा शामिल है, तो हम इसको आजीविका से जोड़ सकते हैं। इस पौधे से जो ऑक्सीजन निकलती है वो सामान्य पौधे से 4 गुनी ज्यादा होती है। पहाड़ में जो प्रॉब्लम है वो ऑक्सीजन की कमी है। दूसरा, ये जमीन को पकड़ के रखता है। तीसरा, जो सर आयुष के लिए और एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है, सरकार उस पर ध्यान दे रही है, वो है जैविक खेती। जैविक खेती तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके वो सारे रेसिड्यूल्स, नाइट्रोजन एंड ऑल, जो काम 3 साल और 4 साल में होता है, वो काम इस पौधे से 1 से 1.5 साल में हो जाएगा। इसकी प्रूफ के लिए नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी और चेरनोबिल में जब एक्सप्लोजन हुआ था न्यूक्लियर का, वहां पे सिर्फ यही पौधा क्यों लगाया? इसलिए कि वो एक्सट्रैक्ट कर, डिस्पर्स कर। दूसरा, जितनी तेजी से ऑक्सीजन बनाते हैं कोई दूसरा पौधा नहीं बनाता। इस पौधे से जो हमारे वो बनते हैं, पेपर बनते हैं, 700 साल लाइफ है। ऑक्सफोर्ड का पेपर भी 150 साल से ऊपर नहीं, जो वर्ल्ड का बेस्ट पेपर माना जाता है। इस पौधे से, ये पौधा आयरन, लोहे से 10 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। जो समुद्र में प्लास्टिक का पोल्यूशन है, प्लास्टिक की रस्सियों से वो कट रहा है, वो पहले कभी नहीं था, इसी से था। तो ये एक बड़ा वर्सेटाइल चीज है सर। ये आपके पर्यावरण के लिए, आपके भूमि संरक्षण के लिए, या आपके जैविकीकरण के लिए, या आपके जो वो पत्थर गिरते हैं ऊपर से, भूस्खलन, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मजबूरी है सर। पर इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस विचार से देखें। हम आउट ऑफ द बॉक्स सोच ही नहीं पा रहे। हम एक फ्रेम में बंद हैं कि नहीं, बुरा है, बुरा है, बुरा है। क्यों बुरा है ये भी तो कोई बताए, क्यों बुरा है ये भी तो कोई बताए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज इस चर्चा के लिए समय दिया। और हम अपने दर्शकों से, अपने साथियों से आग्रह करेंगे कि आप कमेंट करें, आप हमें बताएं आपके क्या विचार हैं। हमारे पास भी बहुत सारे व्यवहारिक अनुभव भी हैं जो
इसके कलेक्शन से जुड़े हुए हैं या किसी न किसी तरह से इसका सरोकार रखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पुनः हम और अनुभव शेयर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू भाई। क्या चल